आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर दिख रहा QR स्कैन करके हमें सपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि इस समय हमारी रीच रिस्ट्रिक्टेड है और हम पूरी तरह से इलेक्शन के कवरेज में अपना समय और अपना धन इन्वेस्ट कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। केजरीवाल जी के हाल बेहाल हो चुके हैं और केजरीवाल जी के हाल यदि दिल्ली के चुनाव में बेहाल हुए होते तो उस पर हमें कोई विशेष आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो तो होना ही था और वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि कैसे हुआ। लेकिन उससे भी जो बड़ा हाल बेहाल हुआ है वो केजरीवाल जी के होम ग्राउंड पे हो गया। केजरीवाल का होम ग्राउंड क्या है? केजरीवाल का होम ग्राउंड है मीडिया। आप जानते हैं कि वो मीडिया के अनक्राउंड किंग हैं, बादशाह हैं, क्योंकि मीडिया को वो इतना अधिक रिश्वत खिलाते हैं, मीडिया को वो इतने अधिक विज्ञापन देते हैं कि कोई भी मीडिया कंपनी उनसे बाहर नहीं जा सकती। जैसा वो कहेंगे वैसा ही उस मीडिया कंपनी को करना पड़ेगा, वरना उनके विज्ञापन जो करोड़ों के होते हैं निश्चित रूप से, और थोड़े बहुत करोड़ों के नहीं होते, 10-10, 20-20 करोड़ एक बड़ी कंपनी को, जैसे कि आपके इंडिया टुडे ग्रुप है या दूसरे ग्रुप है उसके समकक्ष उनको वो देते हैं, तो आप समझिए कि उनके लिए तो ये फिर एक घाटे का सौदा हो जाएगा ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और दे रहे थे, इस समय जो ताज़ा काउंट है उसके अनुसार वो 71 वो इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो राहुल गांधी, जो दूसरा ध्रुव है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है किसी को इंटरव्यू देने की। एक बार वो देख चुके हैं किस तरह से इंटरव्यू में उनका हाल ख़राब हुआ था, उनकी सारी इमेज ही वहीं से डाउन हुई थी जब उन्होंने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री की जो इंटरव्यू ब्लिट्स है इस बार की, वो अभूतपूर्व है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले इंटरव्यू नहीं दिए, इलेक्शन के टाइम पे वो देते हैं, लेकिन इस बार तो भाई उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोग कह रहे हैं कि आज तक सारे प्रधानमंत्री इंक्लूडिंग मोदी हिमसेल्फ आज तक टोटल इतने इंटरव्यू नहीं दिए जितने अकेले इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने दे दिए। तो भाई बड़ा एक, हम कह सकते हैं कि बड़ी अजीब सी एक बेचैनी थी विपक्ष में, और इस बेचैनी को हमारे सर जी ने जेल से निकलते ही भांप लिया। उनका भाई ये बेचैनी तो है, और वो देख रहे थे कि भाई कांग्रेस वाले कुछ कर तो पा नहीं रहे, वो उसके मुकाबले में यानी प्रतिस्पर्धा में वे खड़गे जी को कभी आमने सामने कर देते थे। अब खड़गे जी तो आप समझ सकते हैं, अब खड़गे जी के लिए तो मैं क्या कहूँ, उन्होंने तो सनातन धर्म भी त्याग दिया है, वो तो बौद्ध हो गए हैं आजकल। यद्यपि उनको ये संभवतः पता नहीं है कि बौद्ध धर्म भी सनातन धर्म का ही एक अंग है, ऐसा भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा था। अब जब खड़गे जी वाला दौर उनका नहीं चला तो फिर प्रियंका गांधी को लाया गया। अब प्रियंका गांधी ठीक है, मूर्खताएं नहीं करती हैं, लेकिन रेंज तो उनकी भी लिमिटेड है। पप्पू की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, उसको तो अगर आपने इंटरव्यू में डाल दिया तो पता नहीं क्या कर देगा। तो केजरीवाल जी ने क्या किया कि केजरीवाल जी ने इंटरव्यू देने शुरू किए। अब इंटरव्यू वो दे रहे थे बड़े आराम से, सबको मैसेज भेजते थे, तुरंत उनको इंटरव्यू का बुलावा आ जाता था, या लोग उनके यहाँ चले जाते थे शीश महल में और वहाँ पे इंटरव्यू कर लेते थे। इंटरव्यू में पहले से उनको प्रश्न पकड़ा दिए जाते थे और उन्हीं प्रश्नों पर सारे प्रश्न पूछे जाते थे। तो किसी ने उनसे स्वाति मालीवाल का नहीं पूछा, किसी ने उनसे लिकर स्कैम का नहीं पूछा, किसी ने उनसे कुछ भी जो कठिन सवाल होते हैं वो नहीं पूछे। और आप याद करें केजरीवाल जी क्या कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री से कोई कठिन सवाल नहीं पूछता। लेकिन अब वो फंस गए साहब रजत शर्मा के जाल में। अब रजत शर्मा ने ऐसा क्यों किया, रिस्क क्यों लिया? क्योंकि उससे उनका जो है एड रेवेन्यू तो निश्चित रूप से अफेक्ट होगा। हम लोग जो है वो नोटिस भी करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के विज्ञापन आगे उनके पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रपोजल गया रजत शर्मा के पास इंडिया टीवी में कि भाई आप केजरीवाल जी का इंटरव्यू लीजिए, और केजरीवाल जी का इंटरव्यू लीजिए, उसके लिए 35 प्रश्न भी उन्होंने भेज दिए कि इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाने। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उनकी बात मान लें और या फिर आप मना कर दें। रजत शर्मा ने तीसरा रास्ता ले लिया। तो तीसरा रास्ता ये ले लिया कि उन्होंने हाँ कर दी। हाँ करके इंटरव्यू फिक्स हो गया, और इंटरव्यू में उन्होंने पीनाज त्यागी को भेज दिया
ये पीनाज त्यागी जो थी, इनको मैं आपको याद दिलाऊं कि ये पहले न्यूज़ नेशन पे हुआ करती थी, और न्यूज़ नेशन पे इन्होंने एक बड़ा तगड़ा शो होस्ट किया था, क्या कहता है इस्लाम। आप जानते हैं कि कितना कठिन विषय है ये, लेकिन इस कठिन विषयों को भी बड़ी सहजता से निभाया था पीनाज त्यागी ने, और अपनी जहाँ भी उनको समस्या आती थी तो वहाँ तुरंत कह देती थी, देखिए मुझे तो कुछ पता है नहीं, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, आप मुझे समझा दीजिए। और इस तरह से कह के वो बच निकलती थी। नहीं तो आप जानती हैं कितना ख़तरनाक विषय है इस्लाम को डिस्कस करना, कभी भी आपके ऊपर जो है ईश निंदा का, ब्लास्फेमी का आरोप लग सकता है। तो उसको इतनी सफलता से निभाने के बाद जब केजरीवाल का इंटरव्यू आया, तो भाई केजरीवाल के इंटरव्यू में पीनाज त्यागी ने केजरीवाल को पूरी तरह से पानी पानी कर दिया। उन्होंने वह प्रश्न पूछ लिए जो बिल्कुल केजरीवाल जी के लिए आउट ऑफ सिलेबस थे। कितना असहज, कितना घिरे हुए हमारे सर जी यहाँ पर दिख रहे हैं। और एक यही अकेला नहीं था, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, जो विशेषकर जो चोरों के बारे में, जो अनुभवी चोर के बारे में जो प्रश्न था वो भी लाजवाब था। कोई भी ऐसा कठिन प्रश्न नहीं था जो पीनाज त्यागी ने केजरीवाल जी के ऊपर नहीं दागा। केजरीवाल जी बुरी तरह से फंस गए। वो यह उत्तर नहीं दे पाए कि भाई वो जेल में रह के मिनिस्ट्री क्यों चलाना चाहते हैं। उत्तर बाकी सबको तो दे लिया था उन्होंने, यहाँ पर नहीं दे पाए, क्योंकि यहाँ पर फिर पीनाज त्यागी ने अनुभवी चोर वाला जो कोट था वो सामने लगा दिया। खैर, अब दिक्कत दूसरी है, इससे जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हमारे सर जी। अब सर जी के पास समस्या ये है कि आगे के इंटरव्यूज़ दें या ना दें, क्योंकि अब एक टेम्पलेट सेट हो गया, पीनाज त्यागी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। अब कोई भी दूसरा एंकर जो है वो इससे नीचे जाएगा तो उसके ऊपर मिला जुला होने का, गालमेल करने का आरोप तो लगेगा ही, वो बिल्कुल बौना दिखेगा। और हमारा जो बौना है, असली बौना यानी कि केजरीवाल, वो तो पूरी तरह से बौना इस इंटरव्यू में दिख ही गया। अब मज़े की बात ये हुई कि जिस दिन ये इंटरव्यू हुआ उसके अगले दिन ही दिल्ली के चुनाव थे। अब दिल्ली के चुनाव में साहब आप ये देखिए कि दिल्ली के चुनाव में कहीं पर भी कोई फाइट नहीं दिखी। ख़ास तौर से जो 4 सीटें ली थी आम आदमी पार्टी ने, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ और न्यू दिल्ली, वहाँ पर कहीं पर भी आम आदमी पार्टी फाइट में नहीं दिखी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपना बोरिया बिस्तर समेट के, अपना दरी टेंट समेट के दोपहर के बाद तक जा चुके थे। वैसे भी बहुत गर्मी थी। आप देख रहे हैं कि दिल्ली का जो वोटिंग टर्नआउट है वो थोड़ा सा डाउन है, मामूली सा, और अभी हो सकता है और इम्प्रूव हो जाए। 60.6 था 2019 में, इस समय 58 पॉइंट समथिंग चल रहा है, और ये लगातार बढ़ रहा है। कल दोपहर तक जो है वह अंतिम इसका फिगर संभवतः आ जाएगा। सुना जाता है, ऐसा कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके कहा है। तो कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके ये बताया है कि कल रात शीश महल में एक बार फिर से गाली गलौज की आवाज़ सुनाई पड़ी। अब ये नहीं पता चल रहा है कि मारपीट हुई या नहीं हुई, और बताया जाता है कि उसमें कुछ मिनिस्टर्स थे, कुछ मंत्री थे, और उनको जो है घुंघरू सेठ गाली दे रहे थे कि तुम लोगों को मंत्री बना रखा है, तुम लोग जो है टेबल तक का इंतज़ाम नहीं कर पाए। मेरे पास रिपोर्ट ये आ रही है कि आधे से ज़्यादा पोलिंग बूथ जो थे वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, वहाँ पर टेबलें नहीं थी, वहाँ पर टेबल भी थी तो टेबलों के ऊपर चादर नहीं थी, कोई भी इंतज़ाम नहीं था, ऊपर टेंट नहीं था, और जो पोलिंग एजेंट भी लगाए थे वो 2-3 घंटे काम करके भाग गए। तो ये जो गाली गलौज की आवाज़ें आ रही थी, जो पता नहीं कपिल मिश्रा जी ने कैसे सुनी, मैं नहीं जानता, लेकिन चूंकि उन्होंने ट्वीट किया है इसलिए उसका संज्ञान लेना तो अत्यंत आवश्यक है। साथ में उनके जो साथी लड़ रहे थे, और उन्होंने भी जो कैंडिडेट दिए थे, बताए कन्हैया कुमार जी, भारत तोड़ो वाले। तो भारत तोड़ो वालों का जो आप जानते हैं जिस तरह से उनका सिस्टम होता है कि उन्होंने हवा तो खूब बनाई, लेकिन हवा तो उन्होंने बेगूसराय में भी बनाई थी। मैंने पूछा कुछ लोगों से, उन्होंने बताया भाई हवा तो बेगूसराय में इससे भी ज़्यादा बनाई थी, लेकिन वहाँ 4 लाख से हारे थे, और यहाँ भी काफ़ी हवा बनाई। अब देखिए यहाँ पर कितने से हारते हैं, 2.5 लाख तो मिनिमम है। और बाकी जो है उनके उदित राज का कोई बात नहीं, चांदनी चौक में थोड़ा बहुत रिस्पेक्टेबल मार्जिन रहेगा, ऐसा बताते हैं। ओनली प्लेस वेयर देयर विल बी अ रिस्पेक्टेबल मार्जिन। फिर बताते हैं कि
मंत्री जो था बकौल कपिल मिश्रा, मंत्री जो था उसने पलट के कह दिया कि साहब ये जो नई दिल्ली है, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा कमी तो यहीं थी, तो इसके लिए फिर हम किसको उत्तरदायी ठहराएं। सुनते हैं कि भाई ये सुन के उनका आपा जो है वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि वो खो गया, वापस से बाहर हो गए और बोले कि मैं अभी तो जा रहा हूँ जेल, अब जब बाहर आऊँगा तब सब तुम लोगों का इंतज़ाम करूँगा। अब मैं देखता हूँ फिर कि तुमको ना तो मैं टिकट दूंगा, ना तुमको मैं मंत्री रहने दूंगा आने के बाद में। लेकिन अभी क्या है, मेरी मजबूरी है, मैं थोड़े दिनों के लिए अंदर प्रवास के लिए जा रहा हूँ, प्रवास में जाऊँगा, वहाँ विपश्यना करूँगा, जो कुछ भी करूँगा ध्यान करूँगा, लेकिन लौट के मैं तुम लोगों की खाट खड़ी कर दूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक नई समस्या और खड़ी होने वाली है, एक नई क्राइसिस और आने वाली है। तो इसका निष्कर्ष हम ये निकालेंगे कि भाई सर जी के, घुंघरू सेठ के दिनमान बहुत बुरे चल रहे हैं, हर तरफ से उन पर चोट पड़ रही है। जुडिशरी भी उनको धोखा दे के चली गई, बताइए, छुट्टी पे चली गई जजमेंट रिजर्व करके। अरे जजमेंट डिलीवरी कर देते तो कम से कम परमानेंट छूट जाते। जिस चीज़ पे उन्होंने वोट मांगा था, लोगों को पता चल गया कि भाई ये तो जेल पक्का जाएगा, तो वोट क्यों वेस्ट करो, उन्होंने वोट भी अपना वेस्ट नहीं किया। तो घुंघरू सेठ के दिनमान बुरे चल रहे हैं, जुडिशरी ने उनको त्याग दिया, वोटर्स ने उनको त्याग दिया और उनके मंत्रियों ने भी उनको लगभग त्याग दिया है। आप लोग देखते जाइए कि अब घुंघरू सेठ का आगे कैसे कैसे दिनमान खराब होने वाला है। पंजाब वो जा नहीं रहे हैं कैंपेन करने। छुट्टी उनको 2 तारीख की मिली थी, लेकिन सुना है कि उन्होंने जेल वालों को कह दिया कि भाई मैं जल्दी भी आ सकता हूँ। देखिए क्या होता है आगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।